स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। टुडे आवर टॉपिक इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में सबसे पहले जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिनकी हम इस टॉपिक में बात करेंगे वो है डेफिनेशन के फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है। उसके बाद हम रूल ऑफ 10 देखेंगे। देन हम जाएंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद हमने डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट में कौन कौन से कि मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा होता है और सर्जिकल क्या होता है, और उसके बाद ओवरऑल हम समरी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड का ही एक ट्यूमर होता है। हमें पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोथ किडनीज के ऊपर बड़े होते हैं। ठीक है, अब इस कैप लाइक स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स, और दूसरा मेडुल। अब कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो मिनरलोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, जिसमें जो है कुशिंग सिंड्रोम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है उसका जो दूसरा कंपोनेंट है जिसमें क्या कि मेडुला। अब मेडुला से दो जो है स्ट्रक्चर, दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें क्या होता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जिसको हम एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। उसके बाद जो है हम नॉर एड्रिनलिन को हम क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये दो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फियोक्रोमोसाइटोमा को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज हो रही है, एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला का जो उसका पार्ट है ना, वहाँ से ये दोनों रिलीज हो रहे हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, या इसको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी आप कह सकते हो। ओके, सो हमें ये समझ आ गई कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। एक ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। उससे क्या, एड्रिनल ग्लैंड के भी मेडुला से आ रहा है। मेडुला से दो हार्मोन रिलीज हुए, एड्रिनलिन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है हमने देखना है कि रूल ऑफ 10 हम क्या इसमें हमने क्या देखना है। रूल ऑफ 10 में वो ये कहता है कि जो है 10% जो ट्यूमर्स होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, मतलब दोनों साइड्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, 10% जो है वो फैमिलियल होते हैं कि उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होगी। ठीक है, और जो 10% है वो चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं, और 10% जो है वो लीडिंग टूवर्ड्स द कैंसर, तो मेलिग्नेंट हो सकते हैं। और 10% जो है वो एक्स्ट्रा एड्रिनल हो सकते हैं। एक्स्ट्रा एड्रिनल में हम क्या देखेंगे कि ये जो है एड्रिनल ग्लैंड के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी जा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि मेडुलरी कार्सिनोमा क्या होता है। कुछ डिजीज़ हैं जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ एसोसिएट कर रही होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें हमारे पास है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अगर थायराइड का कार्सिनोमा हो रहा है पेशेंट को तो हम उससे जो है फियोक्रोमोसाइटोमा को एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, ये भी एक डिजीज़ है। वन हिप्पल लिंडोर डिजीज़, ठीक है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ना वो ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, लाइक पैंक्रियाज, किडनी, लंग्स, डिफरेंट भी पेल्विक ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, और इसमें क्या होती है, जेनेटिक हिस्ट्री होती है। उसके बाद क्या है कि मैन टाइप 2 सिंड्रोम, ये भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट हम कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारा जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया। हमने ये देख लिया, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, जिसमें क्या हमने कहा कि फियोक्रोमोसाइटोमा जो है एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है। हमने रूल ऑफ 10 डिस्कस किया कि 10% जो है वो दोनों साइड पे भी ट्यूमर्स हो सकते हैं। 10% फेमिलियल है, 10% इन चिल्ड्रन में, और 10% मेलिग्नेंट है। ओके, उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कौन कौन सी जो है डिजीज़ इसके साथ एसोसिएट कर रही हैं। तो कौन कौन सी, थायराइड का कार्सिनोमा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, वॉन हिप्पल लिंडोर डिजीज़ और मैन टाइप 2 सिंड्रोम। ठीक हो गया, जिसको हम मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोफाइब्रोमास ट्यूमर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको सिंड्रोम से भी एसोसिएट आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्लिनिकल फीचर और साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है। वो चीज़ें जिसके साथ हमारे पास पेशेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम ये देखते हैं। वो उसमें जो है हमारे पास एक ट्राइएड वो कहता है बनता है। ट्राइएड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पेशेंट जो है हमारे पास 3 कंप्लेन लेके आता है, उसको हेडेक की हिस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेडेक के साथ आएगा, और वो स्वेटिंग की हिस्ट्री होगी, उसमें आएगा बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं मुझे, और मेरी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, पाल्पिटेशंस की हिस्ट्री होगी उसमें। ठीक है, 3 चीज़ों की हिस्ट्री ये इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएगी। क्या, पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, मुझे जो है ठंडे पसीने आते हैं, और जो है मेरी दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और मोस्टली जो पेशेंट आएगा ना वो यंग पेशेंट होगी, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली फीमेल होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसको आपने हाइपरटेंशन से कंफ्यूज नहीं करना। हाइपरटेंशन में भी हेडेक हो रहा होता है, पाल्पिटेशंस वगैरह हो रहे होते हैं, बट अगर एक यंग पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन की हिस्ट्री लेके आती है तो आपने सबसे पहले रूल आउट कर लेना है कि इसको
हाइपरटेंशन की तरफ जाने से पहले आपने फियोक्रोमोसाइटोमा के एक दफ़ा स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेने हैं, ताकि फर्दर जो है पेशेंट को कोई फ्यूचर में मसले ना हो, ठीक है। तो आपने हाइपरटेंशन और फियोक्रोमोसाइटोमा को दोनों को सोचना है। जब भी यंग पेशेंट आएगी हाइपरटेंशन के साथ आएगी, आपने फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, वेट लॉस के साथ पेशेंट आ सकती है हमारे पास, और जो है नौजिया हो सकता है उसको, या उसको कोई साइकेट्रिक इफेक्ट्स भी इस तरह के भी कुछ आ सकते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया के साथ भी आ सकती है। ओके ये क्या हो गया हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हो गए कि वो साइंस एंड सिम्टम जिनके साथ हमारे पास पेशेंट आई है वो क्या, हेडेक, स्वेटिंग, पल्पिटेशंस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने इसको डायग्नोज किस तरह से करना है, हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है पेशेंट के अंदर, ठीक है। हमने कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवानी है और क्या क्या टेस्ट करवाने हैं हमने। तो डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला जो हमने टेस्ट करवाना है वो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। वो क्या करवाना है, 24 आवर यूरिनरी कैटाकोलेमाइन टेस्ट और मेटाबोलाइट्स, ठीक है। हमने यूरिनरी कैटाकोलेमाइंस और मेटाबोलाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, नॉरमेटानेफ्रीन, ठीक है, नॉरमेटानेफ्रीन, मेटानेफ्रीन्स हमने देखने हैं, उनका लेवल्स हमने देखना है, मेटानेफ्रीन्स, ठीक है, नॉरमेटानेफ्रीन्स, और उसके बाद विनाइल मेंडेलिक एसिड, ये 3 चीज़ें हमने देखनी हैं पेशेंट में। अगर हमने उसको 24 आवर यूरिनरी कैटाकोलेमाइन या मेटाबोलाइट्स टेस्ट करवाया और उसमें मेटानेफ्रीन्स का लेवल ज़्यादा आ रहा है, नॉरमेटानेफ्रीन्स का, विनाइल मेंडेलिक एसिड का, तो हम सोच सकते हैं कि इसको पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है। उसके बाद जो दूसरा बेस्ट टेस्ट है वो क्या टेस्ट है, हम इसका सीरम कैटाकोलेमाइन भी करवा सकते हैं, बट सीरम कैटाकोलेमाइन करवाने से पहले आपने जो है 24 आवर यूरिनरी कैटाकोलेमाइन। उसके बाद हम क्रिएटिनिन लेवल देख सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। अगर तो वो पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल रेज किया हुआ है तो तब भी जो है हम फियोक्रोमोसाइटोमा का सोच सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट है वो क्या होता है कि इसमें जो है हमने ये सब सारे करवा के हमने फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है। हम पेशेंट को, अगर हमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट पे जो है पेशेंट को हमने कंफर्म कर लिया कि ये फियोक्रोमोसाइटोमा का, देन हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं फर्दर ट्यूमर को देखने के लिए, या एमआरआई की तरफ भी जा सकते हैं, या दूसरा उसने बताया कि स्पेक्ट स्कैन जो है ये भी आप करवा सकते हैं। ये क्या है, ये है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये एक स्कैन होता है, ये भी बेस्ट होता है कि अगर आपने ट्यूमर वगैरह को लोकेट करना है, या अगर ट्यूमर जो है, हमने कहा ना कि 10% जो है एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर्स होते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर्स को हमने लोकेट करना है तो ये स्कैन बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा उसने एक और भी दिया हुआ है 131 MIBG स्कैन। ये क्या है, इसमें जो है इसमें क्या होता है कि मेटा आइडो बेंजाइल गाइडीन टेस्ट, ये भी मतलब एक स्कैनिंग टेस्ट ही है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है SPECT स्कैन आपने करवाना है, और 131 MIBG, ये 2 स्कैन भी हेल्पफुल हैं ट्यूमर को लोकेट करने में। ओके उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले जो है आपने ये एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, और इसकी सर्जरी जो है आसान नहीं होती। क्यों आसान नहीं होती, क्योंकि हम इसमें एक और बात कि फियोक्रोमोसाइटोमा में कभी भी पेशेंट में जो है आपने बायोप्सी नहीं करनी। बायोप्सी क्यों नहीं करनी, ये कंट्रा इंडिकेटेड है फियोक्रोमोसाइटोमा में। क्यों, कि जब भी हम बायोप्सी के लिए सैंपल लेंगे तो पेशेंट को जैसे ही हम लोग उसका जो है ट्यूमर को टच करेंगे तो क्या होगा कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन है उनका क्राइसिस हो जाएगा, वो रश करेंगे, तो उससे क्या होता है कि हार्ट पे फ़ौरन इफेक्ट पड़ेंगे, एरिथमिया की तरफ पेशेंट जा सकता है, उसकी फ़ौरन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा में जो है बायोप्सी को हमने कंट्रा इंडिकेटेड किया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं करनी कभी भी किसी सूरत में भी इस पेशेंट में। उसके बाद हमने एक चीज़ के ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे थे। ट्रीटमेंट में जब भी हमने पेशेंट को ऑपरेट करना है तो सबसे पहले, वैसे तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, हमने पेशेंट की सर्जरी ही करनी होती है, सर्जरी बेस्ट है। अब सर्जरी में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि अगर मतलब बाइलेटरल लेप्रोस्कोपिक एड्रिनलेक्टमी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं पूरे दोनों साइडों के एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिमूव कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में ना हो कुछ इस तरह का इशू ना। तो अच्छा, उससे पहले हमने सर्जरी की तरफ पेशेंट को लेके जाने से पहले ना हमने कुछ प्री ऑपरेटिव मेजर्स करनी होती हैं। प्री ऑपरेटिव मेजर्स में क्या, हमने कहा ना कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव होता है। अगर तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसमें टैकीकार्डिया, हेडेक, इन सब चीज़ों की हिस्ट्री और यंग है, तो हमने क्या करना है, प्री ऑपरेटिव मेजर्स करने हैं। प्री ऑपरेटिव मेजर्स में हमने क्या करना है, उसको जो है हमने सबसे पहले उसकी मेडिकल थेरापी शुरू करनी है। उसमें हमने क्या करना है, उसको अल्फा ब्लॉकर्स से शुरू करना है, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। अल्फा ब्लॉकर्स में कौन सा, फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन हम BD उसको देंगे, दिन में 2 दफ़ा देंगे, और हम उसकी डोज जो है शुरू में 20 mg से उसको स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम 100 mg की तरफ लेके जाएंगे। ये मतलब इतनी हमने डोज इंक्रीज़ करवानी है ताकि जो है पेशेंट में जो है तब तक सिस्टेमिक पोस्टरल हाइपरटेंशन ना हो जाए, ठीक है। जब सिस्टेमिक पोस्टरल
हाइपोटेंशन हो गई तो तब हमने ये स्टॉप करवानी है, अदरवाइज हमने ये देते रहना है तब तक सर्जरी से पहले, ठीक है। पोस्टल हाइपोटेंशन पेशेंट इसकी तरफ जाता है तो ये बेस्ट है। उसके बाद हम जो है बीटा ब्लॉकर्स देते हैं पेशेंट को। बीटा ब्लॉकर्स हम क्यों देते हैं? हार्ट पे इफेक्ट के लिए कि अगर पेशेंट जो है उसको फर्दर जो है एरिथमिया या इस तरह का कोई मसला ना हो, फ्यूचर में एरिथमिया वगैरह ना हो या टैकीकार्डिया ना हो, तो हमने बीटा ब्लॉकर्स से उसको कंट्रोल कर देना है कि उसके हार्ट की एक्टिविटी को हमने कंट्रोल करना है। अल्फा ब्लॉकर्स देना है जिसमें मैंने आपको बताया कि फिनॉक्सीबेंजामीन देंगे। उसकी डोज शुरू हमने स्टार्ट करवानी है 20 mg BD देना है, दिन में 2 दफ़ा देना है। उसके बाद जो है हम 100 से 160 mg तक जा सकते हैं। ओके तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जरी की तरफ जाने के लिए। पेशेंट को हमने ये देना है। उसके अलावा अगर ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है तो हमने क्या करना है, ड्यूरिंग सर्जरी जो है उसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक ड्रग है, ये क्या करती है, ये जो है शॉर्ट एक्टिंग है और डायरेक्ट जो है इफेक्ट है, इसका फौरी तौर पे इफेक्ट आता है। ये ड्रग है, ये हमने ड्यूरिंग सर्जरी रखनी होती है अपने पास। अगर तो इन केस पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसका बीपी रेज कर जाता है या पेशेंट टैकीकार्डिया की तरफ जा रहा है तो हमने उसको ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने रखनी है ये क्या करवाती है, ये जो है वेजोडाइलेशन करवाती है डायरेक्ट। ओके तो ये तीनों ड्रग्स आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, पेशेंट की सर्जरी करनी है। और सर्जरी में क्या करना है, हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक बाइलेटरल एड्रेनलेक्टमी, ये बेस्ट सर्जरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लेप्रोस्कोपिकली ही जाते हैं, पेशेंट को कैमरा इंसर्ट करके और उससे ही जो है हम क्या करते हैं, उसकी जो दोनों साइडों की एड्रिनल ग्लैंड है वो रिमूव कर लेते हैं सर्जिकली, ठीक हो गया। अगर तो एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के अलावा किसी और जगह पे, तब हम लेप्रोटमी भी कर सकते हैं पेशेंट की। ओके तो ये हमारा इस तरह ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। देन हम अगर मैं समरी की बात करूँ तो समरी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि क्या होता है, ये ट्यूमर एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है और एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा मेडुला का ट्यूमर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मेडुला से जो है कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उनसे ये जो है ट्यूमर हो रहा है। अब रूल ऑफ 10 हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या कहा कि 10% बाइलेटरल है, 10% फैमिलियन है, 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल है, 10% जो है हमारे पास मेलिग्नेंट है। बहुत चांसेस होते हैं कि ये मेलिग्नेंसी की तरफ जाए। ओके उसके बाद हमने एसोसिएटेड डिजीजेस की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये थायराइड का कार्सिनोमा हो सकता है, या मैन टाइप 2 सिंड्रोम हो सकता है, या न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस हो सकता है, वॉन हिप्पल लिंडौर डिजीज हो सकती है। तो ये सारी जो है इसकी एसोसिएटेड डिजीजेज आ गए। उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात की थी। क्लिनिकल फीचर्स में हमने क्या देखा कि पेशेंट हमारे पास किस तरह से आ रहा था, हेडिक हिस्ट्री के साथ आ रहा था, पाल्पिटेशन के साथ आ रहा था, उसके बाद जो है स्वेटिंग की हिस्ट्री लेके, वेट लॉस, नॉजिया और साइकेट्रिक सिम्टम्स वगैरह। उसके बाद हमने डायग्नोसिस किस तरह से किया कंफर्म, हमने सबसे पहले करवाया 24 आवर यूरिनरी कैटाकोलेमाइन टेस्ट एंड मेटाबोलाइट टेस्ट। अब कैटाकोलेमाइन एंड यूरिनरी कैटाकोलेमाइन या मेटाबोलाइट्स टेस्ट, जिसमें हमने क्या क्या देखा, मेटानेफ्रीन्स का लेवल देखा, नॉर्मेटानेफ्रीन्स का लेवल देखा, विनाइल मेंडेलिक एसिड का लेवल। अगर तो ये रेज आ गए तो हमें कंफर्म हो गया कि फियोक्रोमोसाइटोमा है। उसके बाद हम गए सीरम कैटाकोलेमाइन हमने करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिटिनिन लेवल पेशेंट का करवाया, तो हमें कंफर्म हो गया। अगर हमने फर्दर ट्यूमर को इवेल्युएट करना है कि कितना है, कितना साइज़ है और किस जगह पे लोकेशन है इसकी, तो हम तब स्कैन की तरफ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया स्पेक्ट स्कैन हम करवाते हैं, 131 जो है MIBG स्कैन करवाते हैं। उसके अलावा जो है हम MRI CT स्कैन की तरफ जाते हैं। ओके तो उसके बाद जो है हमने ट्रीटमेंट की बात की। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि मेडिकल में हमने सबसे पहले बायोप्सी हमने कंट्रा इंडिकेटेड करवानी है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। अल्फा ब्लॉकर्स में फिनॉक्सीबेंजामीन, और पाकिस्तान में जो मोस्टली ड्रग यूज़ हो रही है वो फेंटोलेमाइन, ठीक है, फेंटोलेमाइन। उसके अलावा जो है बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स अगर तो इफेक्टिव, ये दोनों हमने मस्ट देने हैं। इससे क्या करना है, हमने हार्ट की एक्टिविटी वगैरह को कंट्रोल करवाना है। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देंगे, जिसमें क्या होगा कि वो डायरेक्ट जाके वेसोडाइलेशन करेगी। ये भी हम ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो। ओके उसके बाद हमने क्या, सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें क्या किया हमने, लेप्रोस्कोपिक बाइलेटरल एड्रेनलेक्टमी हमने एडवाइस किया। अगर एक्स्ट्रा एड्रिनल है तो हमने क्या किया, लेप्रोटमी की तरफ हम गए पेशेंट के। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगी। अगर डीडीज़ की मैं बात करूँ कि फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ और कौन कौन सी डिजीज एसोसिएट कर सकते हैं, तो इसमें से बेटे जो है एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आप सोच सकते हो, आप हाइपरटेंशन सोच सकते हो, या अगर हाइपरथायराइडिज्म अगर आप देखो तो उसमें भी पेशेंट में यही होता है, स्वेटिंग होती है, पाल्पिटेशंस की हिस्ट्री होती है, हेडेक हिस्ट्री होती है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।